Hello everyone, welcome back to the channel. So today we will start our another discussion on previous year question paper of life sciences conducted by HPPSC in the year 2023. So HP set is coming soon. तो आपने इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि कई बार या तो ऑप्शन से ही न्यू क्वेश्चन बन आता है या तो मैक्सिमम कुछ समटाइम्स क्वेश्चन रिपीट भी देखने को मिलते हैं और इससे PYQs प्रैक्टिस करने से हमारी प्रेपरेशन भी होलिस्टिक होती है, अच्छी होती है. So starting with the very first question number 1, a cell or organism with more than one genotype of an organelle genome is said to be. So यहाँ पे देखिए किस जीनोम की बात की गई है, ऑर्गेनेलिस के जीनोम की बात की गई है. ऑर्गेनेलिस के जीनोम मतलब इट इज एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया, इट कुड बी एसोसिएटेड विद द क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यही ऑर्गेनेलिस है जहाँ पे DNA जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? हेट्रोप्लाज्मिक. Heteroplasmy refer to the presence of more than one type of organelle DNA, mainly mitochondrial DNA or chloroplast DNA with the cell or individual. फाइन. तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस के अलावा DNA माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये दो ऑर्गेनेलिस कैसी हैं? ऑटो रेप्लिकेट है, मतलब सेल्फ रेप्लिकेट कर सकती हैं, ऑटोनोमस है. फाइन. अगर अदर ऑप्शंस की हम बात करें तो हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन इट इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑर्गेनेलर जीनोम्स. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ एल्ट्रुइज्म. सो द करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? किन सिलेक्शन. सबसे पहले एल्ट्रुइज्म की बात करते हैं कि ये क्या होता है. सो इट इज अ बिहेवियर, इट इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर दैट रिड्यूस द फिटनेस ऑफ डोनर बट इंक्रीज द फिटनेस ऑफ रेसिपिएंट. मतलब जो हेल्प प्रोवाइड कर रहा है उसकी फिटनेस को तो ये रिड्यूस करेगा, लेकिन उससे जिसको बेनिफिट हो रहा है, जो रेसिपिएंट है, उसकी फिटनेस इंक्रीज हो जाएगी. इसलिए हमारे नेचर में जो ये बिहेवियर है इट इज सोन इन किन सिलेक्शन. किन सिलेक्शन मतलब कैसे है? जैसे हेल्पिंग रिलेटिव्स. क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे जीन्स शेयर होते हैं और हम उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पास करते हैं. बाकी कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस, ये टर्म्स भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस है या इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस हैं, प्लस माइनस है या न्यूट्रल न्यूट्रल इंटरेक्शन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन. तो हमने बताना है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन किस चीज के साथ एसोसिएटेड है. तो आपको दो टर्म क्लियर होनी चाहिए, एक एलोपैट्रिक स्पेसिएशन और दूसरी है हमारे पास सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन. स्पेसिएशन मतलब किसी न्यू स्पीसीज का फॉर्म होना, अब ये जो नई स्पीसीज है ये दो तरीके से फॉर्म हो सकती हैं. एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है कि सपोज करिए ये हमारे पास क्या था, कोई पॉपुलेशन थी और इन दोनों के बीच में क्या है, किसी तरह का जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, किसी तरह से क्या है, ये जियोग्राफिकली आइसोलेट हो गए. तो इस एरिया की पॉपुलेशन और इस एरिया की पॉपुलेशन अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन को अडेप्ट करके एक नई स्पीसीज बना देंगी. तो इस तरह की स्पेसिएशन को नाम देंगे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. फाइन. और दूसरी तरफ हमारे पास सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन. तो इसमें क्या होता है कि देयर इज नो काइंड ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर, किसी भी तरह का जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होगा. स्पीसीज एक ही एरिया में रहेंगी, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी कि इस पॉपुलेशन से कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ये नई स्पीसीज फॉर्म करके रख देगा. तो इस तरह की स्पेसिएशन को हम सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन नाम देते हैं. फाइन. तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ है ऑप्शन नंबर बी. It occurs when an ancestral population split into species without any geographical isolation. ठीक है. Evolution, अगर ऑप्शन नंबर ए देखो, evolution of genetic barriers between population that are geographically separated by physical barrier, तो ये हमारा एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का स्टेटमेंट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मोस्ट प्रिसाइजली डिस्क्राइब. क्या डिस्क्राइब करता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म? नो, किसी तरह का पोस्टुलेट हमने डिस्कस नहीं किया. रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म? यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. क्योंकि सर्वाइव वही कर पाएगा जिसकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होगा.
नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नहीं है पोस्टुलेट भी कभी हमने नहीं देखा, और ऑप्शन नंबर डी भी हमने कभी चेक नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इट्रोपेरस स्पीसीज एटेरोपेरस स्पीसीज इज ट्रू। देखिए ये एक नई तरह का एक टर्म यूज हुआ है यहाँ पे, एटेरोपेरस स्पीसीज। सबसे पहले देखते हैं एटेरोपैरिटी होती क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो रिपीटेड पेरेंटहुड, रिपीटेड पेरेंटहुड मतलब क्या है, देखिए ऑर्गेनिज्म ब्रीड मल्टीपल टाइम्स इन डिफरेंट सीजन ईयर्स। एग्जाम्पल ह्यूमंस हो गए, मोस्ट मेमर्स हो गए, वर्ड्स हो गए, पेरिनियल प्लांट्स हो गए, ये क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे ये क्या करते हैं ब्रीड करते रहते हैं, नई ऑर्गेनिज्म को, नए इंडिविजुअल को ये वर्थ देते हैं। तो इसी को हम इटीरियोपैरिटी कहते हैं। समझ आ गया आपको? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दे रिप्रोड्यूस मल्टीपल टाइम्स ओवर द कोर्स ऑफ देयर एडल्ट लाइफ्स। अगर आपने कुछ एग्जांपल जैसे एक आई थिंक प्लांट्स में ये कॉमन फिनोमिना है, हमने देखा है कि प्लांट्स में जैसे बेम्बू प्लांट है वो अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार वो फ्लावरिंग करता है, ठीक है, उसके बाद क्या है वो डेड हो जाएगा, सूख जाएगा। इसी तरह इटीरियोपैरिटी इससे ऑपोजिट है, वो मल्टीपल टाइम वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियंस अकर्ड इन। तो ये ये हुआ था हमारी प्लीस्टोसीन इपॉक में, प्लीस्टोसीन इपॉक में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैनले मिलर इन हिज एक्सपेरिमेंट सिंथेसाइज सिंपल अमाइनो एसिड यूजिंग। तो उस टाइम उन्होंने कौन सी कंडीशन यूज की जो कि हमारी प्रिमिटिव अर्थ में प्रेजेंट थी। प्रिमिटिव अर्थ पे जो कंडीशंस प्रेजेंट थी, मतलब जो रिड्यूसिंग कंडीशन जो प्रेजेंट थी, उन्होंने उन कंडीशंस को यूज किया था। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन जिस ऑप्शन में है हम इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, मतलब क्या था, ऑक्सीजन की एब्सेंस थी वहां पे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन एंड वाटर वेपर वर यूज्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट। और इन सबसे क्या फॉर्म हुआ, सिंपल अमाइनो एसिड्स। अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, नेचुरल सिलेक्शन कैन बी डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग और डिसरप्टिव। ये तीन टाइप है नेचुरल सिलेक्शंस की, ये भी आपने अपनी बुक से देखना, इनको थॉरली जाना। इनके ग्राफ्स जो यहाँ पे गिवन है, साथ में इनके एग्जांपल्स जो यहाँ एग्जांपल्स होते हैं कुछ, वो भी आपने ध्यान से देखने हैं। देखो ग्राफ पे ही क्वेश्चन आ गया है ना। तो मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो हमें मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो एक एक्सट्रीम एंड की तरफ वो मूव करेगी, एक्सट्रीम एंड की तरफ वो मूव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, इस साइड ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं बाय एक्सिस पे, और ये हमारा फिनोटाइप ट्रेट है। तो मैंने क्या कहा, डायरेक्शनल में क्या होता है कि पॉपुलेशन एक साइड को, एक एक्सट्रीम एंड की तरफ वो मूव करेगी, मतलब उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो एक्सट्रीम एंड वाले क्या होंगे, वेल डेवलप होंगे। तो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये जो डॉटेड वन है, और डायरेक्शन सिलेक्शन हुई, ठीक है, और ये कि एक एक्सट्रीम एंड की तरफ मूव करेगी पॉपुलेशन आफ्टर सिलेक्शन। तो इट विल बी पेयर्ड विद दिस ऑप्शन। नेक्स्ट में देखिए स्टेबलाइजिंग। तो स्टेबलाइजिंग में क्या रहता है हमारे पास, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, इट विल बी पेयर्ड अप विद ए। स्टेबलाइजिंग में क्या होता है कि जो हमारा इंटरमीडिएट, ओरिजिनल पॉपुलेशन को देखिए, जो हमारा इंटरमीडिएट फिनोटाइप होगा वो हमारा न्यू स्पीसीज फॉर्म करेगा। ठीक है, जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप होगा उसमें स्पेसिएशन होगी, मतलब वो फेवर होगा, नेचर उसको सिलेक्ट करेगी। तो इस तरह की सिलेक्शन को हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का नाम देते हैं। और डिसरप्टिव, इट विल बी पेयर्ड विद दिस। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि जो हमारा इंटरमीडिएट फिनोटाइप है वो पॉपुलेशन से रिमूव ही हो जाएगा, और बाकी जो इसके जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, जो एक्सट्रीम पॉपुलेशंस हैं, वो डाइवर्सिफाई करेंगी। फाइन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर। So, cohesive property of water is due to the hydrogen bonds that are present between oxygen atom of one water molecule and hydrogen atom of other water molecule. तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स में कोहेशन रहता है, वो एक दूसरे से स्टिक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, The major source of membrane phospholipids and membrane proteins in a cell is। तो हम सबको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हमारे रहते हैं रफ राइबोसोम, और यहाँ पे क्या, यहीं पे क्या है, हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस होती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती हैं। फिर यहाँ पे दूसरे प्रेजेंट होते हैं हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दे आर एसोसिएटेड विद द लिपिड स्टेरॉइड सिंथेसिस।
अगर यहाँ पे सिर्फ राइबोसोम का बात करते तो हम अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात करते तो राइबोसोम आंसर होता, लेकिन यहाँ पे फॉस्फोलिपिड एज वेल एज प्रोटीन्स की बात की हुई है, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम इन द सेल इज। जहां पे भी आपको पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम या लाइसोसोम्स का नाम आ जाए, सो आपने उसको एसोसिएट करना है बीटा ऑक्सीडेशन के साथ। So here occurs beta oxidation of fatty acids and the metabolism of glyoxylate. Fine. So I hope these 11 questions are clear, and other question will be discussed or covered in the next video. Thank you so much. Stay tuned.